ठीक, ओके। तो यहां पर मैं आपको बता रहा था, अच्छा पहले की चीजें समझ में आ गई आप लोगों को जो मैंने अभी बोला कि सॉइल मैकेनिक्स में ये सब मैंने दिखाया आप लोगों को? एक जी बार जी। आप मेरे को प्लीज यस कर देंगे क्या बाकी, so that I can continue to the another point? यस सर, कंटिन्यू करिए सर। ओके, वेल मैं कह रहा था कि वेदरिंग जो है वो दो तरीके की होती है, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल वेदरिंग वो है जो सिर्फ एक्सटर्नल एजेंसीज की वजह से होती है, जैसे कि वाटर, विंड या अर्थक्वेक। अब ऑब्वियसली पानी अगर बह रहा है बारिश के दिनों में तो पानी के साथ चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े आते ही हैं। अगर तेज हवा चल रही है तो भी चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े उड़ के एक दूसरे से जगह चले जाते हैं, या जब भूकंप आता है तो भी चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकती है। तो आई एम सेइंग दैट इनकी एक खूबसूरती है कि ये चट्टान के जो छोटे टुकड़ों को तोड़ती है ना, जो मेरे पास डॉटर रॉक निकल कर आता है, डॉटर रॉक आप समझ रहे हैं ना, जो चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े आपके पास आए हैं उनको डॉटर रॉक कहते हैं। उनका जो नेचर होता है वो सेम होता है बिल्कुल पेरेंट रॉक के जैसा, सेम एज दैट ऑफ पेरेंट रॉक। बात तो एकदम सही है। लेकिन केमिकल वेदरिंग में पता है क्या होता है? केमिकल वेदरिंग में केमिकल रिएक्शन होती है। और आप लोगों ने ना बचपन में एक चीज सुना होगा, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा ना तब तब आपका प्रोडक्ट हमेशा नया बनता है। केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस द ऑलवेज प्रोड्यूसेस न्यू प्रोडक्ट। हमेशा आपका केमिकल रिएक्शन नया प्रोडक्ट बनाता है जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। हाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं H2 और O2 का। आई एम सेइंग दैट आपके पास H2O जो होता है वो H2 और O2 से बनता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन से बनता है वो। अब एक चीज ध्यान देना कि हाइड्रोजन गैस भी जलने वाली होती है, ऑक्सीजन गैस भी जलने वाली होती है, लेकिन पानी आग को बुझाने वाला होता है। तो आप ध्यान से देखना कि प्रोडक्ट जो भी बनता है केमिकल रिएक्शन के बाद, वो प्रोडक्ट थोड़ा अलग होता है आपके रिएक्टेंट्स से। तो आई कैन डेफिनेटली से कि केमिकल वेदरिंग के थ्रू जो भी होने वाला है, केमिकल वेदरिंग के थ्रू जो भी मुझे मिट्टी मिलने वाली है वो डिफरेंट होगी अपनी पेरेंट रॉक से, ऑब्वियसली होने वाली है डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट रॉक। और एक बात मैं बता दूं, केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी हो सकती है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम का। केमिकल रिएक्शन आप लोगों की हो सकती है कार्बोनेशन, सल्फोनेशन, उसके बाद हाइड्रेशन, उसके बाद हाइड्रोजिनेशन एंड सो ऑन। बस मैं आपको इन्हीं नाम से समझा देता हूं कि मैं ये कैसे कैसे कह रहा हूं। कार्बोनेशन वो होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, सल्फोनेशन वो होता है जो सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रेशन वो होता है जो पानी के साथ रिएक्ट करता है। एग्जांपल दूं क्या? जैसे चट्टान है, अब चट्टान के ऊपर मान लो बारिश आई और बारिश आके पानी रुक गया। अगर चट्टान के ऊपर पानी रुका तो भाई 10 दिन 15 दिन बाद चट्टान के उस हिस्से से वो रिएक्ट कर जाएगा, और जब रिएक्ट करेगा ना तो चट्टान को कमजोर बना देगा। और चट्टान जब कमजोर बनती है ना तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में फिर टूट जाती है। हाँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, ये तो चलो आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। हैव यू हेard अबाउट द वर्ड एफ्लोरेसेंस? क्या आपने कभी सुना कि एफ्लोरेसेंस क्या होता है? मैं यस बता, सर, यस सर। आपने सुना भी होगा, जैसे ईंटों की आपने कोई मैसनरी बनाई तो अगर उसमें एल्कली सॉल्ट है, जैसे सल्फेट है, नाइट्रेट है, क्लोराइड है, फ्लोराइड्स है, वो पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं एनवायरमेंट के, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है उससे रिएक्ट कर जाते हैं। तो रिएक्शन के बाद ना वो वहां पे सफेद कलर का पैच दे देते हैं। आपने देखा भी होगा कई बारी दीवार खड़ी कर देते हैं और दीवार खड़ी करने के बाद वहां सफेद कलर का पैच आ जाता है।
और अगर एफ्लोरेसेंस बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में हो ना, हाई अमाउंट में हो, जिसमें 50% से ज्यादा एरिया कवर अप कर लिया, जिसने 50% से ज्यादा एरिया कवर अप कर लिया, वो करती क्या है, वो एक्चुअली में आपके ईंट का पाउडर्ड फॉर्म बना देती है। हाँ ऐसा होता है, जब भी तो एफ्लोरेसेंस घातक है, ये पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। और पाउडर्ड फॉर्म की एक बात मैं बता दूं, पार्टिकल्स बड़े छोटे होते हैं, पाउडर के बड़े छोटे होते हैं। तो एक बात याद रखना, केमिकल वेदरिंग से भी यही होता है, कार्बोनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ये डायरेक्ट जड़ में इफेक्ट डालती है, ये जड़ में इफेक्ट डालती है। और जब जड़ में इफेक्ट डालती है ना, तो एक्चुअली में आप देखेंगे कि आप लोगों का जो पार्टिकल टूटता है उसका साइज बड़ा छोटा होता है। तो यहां पर आपने देखा कि आपका साइज कैसा होने वाला है, बहुत छोटा होने वाला है। अब मैंने आपको 2-3 बातें बोली हैं। सॉइल के अंदर 4 तरह के मिट्टी के पार्टिकल को क्लासिफाई किया गया, क्ले, सिल्ट, सैंड, कॉबल। कॉबल ना लिख के अभी ग्रेवल लिख देता हूं। और 2 भी होते हैं, ग्रेवल, और 2 और होते हैं, कॉबल और बॉर्डल्स, उनको बाद की बात करूंगा। जो क्ले और सिल्ट है ना, ये बहुत छोटे हैं, ये स्मॉल साइज पार्टिकल है, वेरी 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 स्मॉल, मतलब माइक्रॉन्स में होता है इनका साइज। ये 2 माइक्रॉन से छोटा या उसके बराबर, ये 75 माइक्रॉन्स तक का साइज होता है। सैंड और ग्रेवल जो है, ये बड़े पार्टिकल हैं, ये क्या है, ये लार्ज पार्टिकल की कैटेगरी में आते हैं। तो क्वेश्चन मेरा तुमसे यही है, बस इतना बताओ मेरे को कि इन दोनों में से स्मॉल साइज पार्टिकल जो है, क्या मैं सही लिख रहा हूं या नहीं, तुमको बस इतना बताना है। ये केमिकल वेदरिंग का प्रोडक्ट है, ये केमिकल वेदरिंग का प्रोडक्ट है। और जो आप लोगों का सैंड और ग्रेवल है, ये फिजिकल वेदरिंग का प्रोडक्ट है। ये वन लाइनर कंटेंट है, और मैं वन लाइनर का एक्सपर्ट हूं। मेरे बारे में शायद आप जानते ना हो, लेकिन मतलब मेरी बुक भी है वन लाइनर, और वन लाइनर कंटेंट है ये, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है। आप एक बार मेरे को यस करेंगे प्लीज, यहां तक का क्लियर है आपको सब? फिर मैं एक टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ और उस पर बातें करूंगा आपसे। बढ़िया, प्लीज एक बार माइक ऑन करके आप बता देंगे तो सही रहेगा। यस सर। ओके, चलो। अभी मेरे पास बात आती है, क्वेश्चन मेरा ये है, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि 300 mm तक का साइज आप लोगों का मिट्टी की कैटेगरी में आ सकता है। और मिट्टी के 2 काम होते हैं, लोड को सहना और लोड को ट्रांसफर करना, ऑब्वियसली है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि रेलवे बेलास्ट, आप लोग जानते हैं रेलवे बेलास्ट क्या होता है? जो रेल की Yes, sir. पटरी के आसपास वो पत्थर मिलते हैं, क्या ये सॉइल की कैटेगरी में आ सकते हैं? क्वेश्चन ये है, क्या रेलवे बेलास्ट सॉइल की कैटेगरी में आ सकते हैं? यस सर। भाई कैन यू प्लीज टेल मी क्यों और क्या कैसे? चल, मैंने कहा ये सॉइल की कैटेगरी में आ सकते हैं, ऑब्वियसली ये आ सकते हैं, सॉइल की कैटेगरी में ये आ सकते हैं, बिकॉज रेलवे बेलास्ट का 2 काम होता है, लोड को सहते भी है, लोड को ट्रांसफर भी करते हैं। और रेलवे बेलास्ट की एक बात और आती है कि ये साइज जो है वो 300 mm से कम होता है। 300 mm से बड़ा हो सकता है, बट काफी हद तक 300 mm से कम होता है, तो ये सॉइल की कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब मेरे पास यहाँ पर बात आती है टाइप्स ऑफ सॉइल पे डिस्कस करने के लिए। आता हूँ, पूरी टाइप्स ऑफ सॉइल तो डिस्कस नहीं करूंगा, कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि आपको डेमो का मतलब पता लगे कि हाँ व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द जेकेएसएसबी एग्जाम। तो टाइप्स ऑफ सॉइल में बहुत सारी चीजें हैं, काफी सारी तरीके की सॉइल है। सबसे पहली सॉइल जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है वो होती है एलुवियल सॉइल। देखिए, एलुवियल सॉइल को डिफाइन किया गया है, जो मैंने बाकी किताबों में भी पढ़ा है, और जो मुझे अच्छा लगा मैं वो भी कंटेंट शेयर करूंगा आपके साथ, कि
Alluvial soil is defined as which is formed by the river, which is formed by running water. तो माइक ऑफ कर लेंगे प्लीज. प्लीज माइक ऑफ कर लीजिएगा. ओके, फॉर्म्ड बाय द रनिंग वाटर. 5 मिनट मुझे ध्यान से सुन लीजिए आप लोग. मैंने कहा आप लोगों का कि ये चट्टान है, इस चट्टान पे बारिश हुई और बारिश के होने से ये चट्टान पे पानी आया और पानी के आने के साथ साथ डेफिनेटली इस चट्टान पे छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स भी पानी के साथ फ्लो आउट होके आएंगे, पक्का आएंगे. और मैंने कहा अगर इसके अंदर पार्टिकल्स है तो वो पार्टिकल्स बहुत बड़े भी हो सकते हैं. अच्छा एक चीज और बता दूं, ये इसके बहुत बड़ा पार्टिकल है, इसका साइज होता है 4.75 mm का, और इसका साइज आप लोगों का काफी चले जाता है, उससे बड़ा ये 20 mm तक 80 mm तक भी चले जाता है. ठीक है, तो इससे बड़ा और 4.75 मैक्सिमम, इससे छोटा या इसके बराबर, और इससे बड़ा साइज जो है वो ग्रेवल होता है. तो मैंने आप लोगों को कहा पार्टिकल्स इसमें बहुत बड़े भी होंगे और बहुत छोटे भी होंगे, तो मिक्सचर होगा. अच्छा मिक्सचर में क्या क्या होता है? लार्ज साइज पार्टिकल को मैंने लिखा ग्रेवल भी हो सकते हैं, मीडियम साइज पार्टिकल को मैंने लिखा सैंड भी होता है, उससे छोटे पार्टिकल इसके अंदर सिल्ट भी होता है और क्ले भी होता है. हर तरह का पार्टिकल होता है ना भाई, होता तो है, पक्का होता है. अब ये पार्टिकल आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अब जैसे जैसे पानी नीचे आ रहा है वैसे वैसे पानी की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है. यहां आपके पानी की वेलोसिटी बहुत हाई है, और जब आपका पानी इस पहाड़ को छोड़ के प्लेन की तरफ आएगा, यहां पर जैसे ही आपका पानी आगे जाएगा तो ड्रैग की वजह से आपके पानी की वेलोसिटी कम होगी, पक्का होगी. और आपको एक बात और पता है कि अगर वेलोसिटी कम होती है तो भारी पार्टिकल पहले सेटल होने की कोशिश करता है. तो मैंने कहा जैसे वेलोसिटी कम हुई, सबसे बड़ा पार्टिकल तो बैठ गया ना, सबसे बड़ा पार्टिकल तो बैठ गया. फिर थोड़े से आप आगे गए, जैसे आप थोड़े से आगे जाओगे तो फिर आप लोगों का जो उससे छोटा पार्टिकल था वो बैठने की कोशिश करेगा. आपने कहा करेगा. फिर थोड़ा सा आगे गए तो सैंड बैठने लग गया, और फिर थोड़ा सा आगे गए तो सिल्ट बैठने लग गया. लेकिन क्ले बहुत छोटा है, 2 माइक्रोन तो इतना है कि आंखों से दिख भी नहीं सकता एक पार्टिकल, इतना छोटा है. लेकिन ये क्ले तो बैठेगा नहीं. क्ले कब बैठेगा? जब आगे जाकर आपका पानी जो है वो स्टिल होगा. मेरे शब्दों पर गौर दीजिएगा, मैं बड़ी काम की बात बोल गया अभी. वाटर जब आप लोगों का स्टिल होगा ना, रुक जाएगा, तो जाकर आप लोगों का ये क्ले पार्टिकल बैठेगा, और क्ले के साथ साथ थोड़ा बहुत सिल्ट भी बैठेगा. तो जब आप लोग ऐसा देखोगे तो आप क्या कह रहे हो? बहते पानी के साथ कौन बना? बहते पानी के साथ ग्रेवल आया, सैंड आया, सिल्ट भी आया. ये 3 तो आ गए. बहते पानी के साथ, रनिंग वाटर के साथ सैंड भी मिलता है देखने को, ग्रेवल भी मिलता है देखने को. आपने देखा भी होगा नदी के किनारे पत्थर होते हैं ना, गोल गोल पत्थर होते हैं ना नदी के किनारे, हल्के हल्के छोटे छोटे बड़े बड़े, और उनके साथ साथ चूरा भी होता है पत्थरों का. तो वो गोल गोल पत्थर तो ग्रेवल होते हैं, चूरा होता है सैंड, और उनसे छोटी कुछ चिपचिपी मिट्टी होती है, चिपचिपी, उसको सिल्ट कहते हैं. ये बहते पानी के साथ आती है, और इन तीनों के मिक्सचर को कहते हैं एलुवियल सॉइल. अब सुनना एक बात, लेकिन मैंने बोला वो ही पानी जब आगे जाकर रुक जाता है, स्टिल वाटर हो जाता है. स्टिल वाटर कहां पर होता है? लेक में भी हो सकता है,
स्टिल वाटर लेक में हो सकता है, पोंड में हो सकता है। वैसे हम लोग लेक से नाम याद रखते हैं इसका, क्यों रखते हैं बताऊंगा। रुके हुए पानी में कौन मिलता है? क्ले मिल सकता है, सिल्ट मिल सकता है। बस जो रुके हुए पानी में मिलता है ना, और रुके हुए पानी में भी बीच में मिलेगा, बीच में रुक गया पानी तो बीच में मिलेगा ना। तो जो सिल्ट और क्ले है ना, वो रुके हुए पानी में मिल रहा है, और उसी रुके हुए पानी को हम लोग कहते हैं लेकस्ट्राइन सॉइल। एल फॉर लेकस्ट्राइन होता है, एल फॉर लेक होता है, इसीलिए मैंने लेक से याद कर रखा है इस छोटे से शब्द को। अब एक छोटी सी चीज और बताता हूं, उसके बाद बहुत करेंगे डेमो को। मैं बताता हूं, आपके पास जो छोटे पार्टिकल होते हैं ना, क्ले और सिल्ट, इनके पास होती है चार्ज की ताकत, इनके पास चार्ज होता है। और पार्टिकल के जो बड़े पार्टिकल होते हैं, सैंड और ग्रेवल, उनके पास होता है उनका वजन, वेट होता है उनके पास चार्ज नहीं होता। और चार्ज की वजह से डेवलप होता है कोहेजन, चार्ज की वजह से डेवलप होता है कोहेजन। कोहेजन से अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों की मिट्टी के अंदर आती है प्लास्टिसिटी। अगर मैं देखूं तो मैंने कहा कोहेजन है, और कोहेजन से आती है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है? चिपचिपापन। मैं अभी बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, वैसे तो अलग चीज है ये, बस थोड़ा सा अभी समझाने के लिए। तो चिपचिपापन जो है वो प्लास्टिसिटी, और वो छोटे पार्टिकल के पास होती है। क्वेश्चन मेरा ये बना कि बताओ लेकस्ट्राइन सॉइल या एलुवियल सॉइल, इन दोनों में से किसके पास प्लास्टिसिटी ज्यादा है? लेकस्ट्राइन या एलुवियल? ज्यादा प्लास्टिक कौन है? आई विल से ना। अब क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जो बताया वो बहुत कम लोग बता रहे हैं। मैंने देखा ऐसा, मतलब तारीफ नहीं कर रहा, मैंने देखा ऐसा, बच्चों को पता भी नहीं होता। लेकिन ये चीज पता होनी चाहिए क्यों, क्या, कैसे। मोर प्लास्टिक आप लोगों का लेकस्ट्राइन है। अब क्वेश्चन घुमा के अगर पूछे तो ये भी कह सकता है कि ओरिजिन दोनों का अलग है। नो, लेकस्ट्राइन हो और एलुवियल हो, सेम ओरिजिन से पैदा हो रही है, सेम प्रोसेस से पैदा हो रही है। तो बहुत है, आज के लिए इतना ही है, इससे ज्यादा डेमो बहुत है। मतलब बाकी तो सॉइल मैकेनिक्स बहुत बड़ी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा ये चीज, और सही भी लगा होगा। तो एक बार आप प्लीज अपना फीडबैक मुझे दे दीजिए कि हाउस दिस सेशन एंड सर क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, कोई सर ये तो नहीं रह गया। सर हाँ जी, सर ये थोड़ा रिपीट करो फिर से सर। लेकस्ट्राइन वाला। सर यस सर, यस सर, यस। क्या रिपीट करूं इसमें, कैन यू प्लीज टेल मी? सर यही कोहेजन प्लास्टिसिटी वाली चीज। अच्छा अच्छा, देखो यार, वैसे तो प्लास्टिसिटी जो होता है उसका मतलब होता है वाटर अट्रैक्शन। पानी को कौन अट्रैक्ट करता है? तो मैंने कहा पानी को अगर मैं देखता हूं तो पानी खुद में अपने आप में क्या है? H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। तो पानी चार्ज ही तो है, तो चार्ज चार्ज से ही अट्रैक्ट होता है ना। इसीलिए जो आपके पास फाइन पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल हैं, उनके पास होता है चार्ज। तो फाइन पार्टिकल पानी को अट्रैक्ट करते हैं, और उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं प्लास्टिसिटी, जिसके कारण ये चिपचिपापन शो करते हैं, चिपकने वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे चिकनी मिट्टी होती है। तो दोनों में से कौन सी मिट्टी चिपकने वाली होगी? जिसके पार्टिकल छोटे हैं। तो लेकस्ट्राइन के पार्टिकल छोटे हैं ना, इसीलिए लेकस्ट्राइन सॉइल ज्यादा प्लास्टिक है। समझ आया आपको अभी? यस सर। सर कोहेजन, कोहेजन क्या? सर ये थोड़ा समझाओ सर। कोहेजन का मतलब होता है जैसे पानी है, मैंने कहा दो हैं मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है ना, उसको कोहेजन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा शब्द होता है एडहेशन। एडहेशन क्या होता है? जो आपके पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स की अगर अलग अलग प्रॉपर्टी है, जैसे ये है ए प्रोडक्ट के पार्टिकल, ये है बी प्रोडक्ट के पार्टिकल, इनके बीच में जो प्यार होगा उसको कहते हैं एडहेशन। तो यानी सेम पार्टिकल्स के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो कोहेजन, और डिफरेंट के बीच में होता है तो एडहेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। बाकी भी इफ यू नीड टू आस्क एनीथिंग तो भी, और आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, मतलब पसंद आया कि नहीं आया,
तो भी you can unmute your mic and say few words, whatever you want to say. आप सारे कश्मीर से हैं, धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर ही है। ओके, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं बोलना चाहते? बढ़िया था सर, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा सर। ओके, सो आपका वो बैच का इंफॉर्मेशन मुझे मिला था कि 7 तारीख से स्टार्ट होगा आपका बैच, तो बाकी एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। 7 तारीख से आपके बैच का स्टार्टिंग है, ठीक है? सर सिलेबस कितने टाइम में खत्म होगा सर? साहिल, सारा JKSSB का सिलेबस कवर अप करने में हमको 5 से 6 महीने लग जाते हैं, अलॉन्ग विद प्रैक्टिस। सारी प्रैक्टिस करना, सारा कंटेंट देना, 5 से 6 महीने लग जाते हैं। सर इसमें तो एग्जाम मार्च एंड में होगा सर, या अप्रैल भी, मार्च फर्स्ट वीक ऑफ एंड में है अप्रैल। ना? हाँ, तो हो जाएगा अपना दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड, तो 5.5 महीने हम मान के चले तो 4 महीने तो हो सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेटेजी के साथ JKSSB का सिलेबस बहुत कम है और अभी टेंटेटिव डेट है, वो फिक्स नहीं है, तो मार्च में कहा गया है, लेकिन हम मान के चलेंगे वो अप्रैल में ही होगा आपका एग्जाम, ठीक है ना? या ओके, सो बाय। ओके सर।